सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे से अभी तक पहला लेक्चर पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा। इसी तरीके से हम इसे पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। मैंने आपको पहले भी कहा, हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। पहले तो कई बार समझ ही में नहीं आती सिचुएशंस की कैसे कैसे क्या है, अगर हमारा पहले से तालमेल नहीं बैठा रहता हिस्ट्री के साथ। तो पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि चीज़ों को एक बार समझें, थोड़े से जरा एक कैसे खेलते हैं हिस्ट्री के गेम को वो समझें। उसके बाद धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि क्या हमें याद करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप साथ साथ देखते रहें। यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट बोर्ड या अदर स्टेट जो आपके पीएससी एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ ये सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो उसके प्रीवियस ईयर को उठा के देखें। आपको पता चलेगा कितनी बातें मैं बातों ही बातों में बोलता हूँ और वही पेपर में आ जाती है क्योंकि आना ही हुआ है और क्या आएगा। इसलिए जो वनडे एग्जामिनेशन होता है जिसमें सिर्फ एक वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके तो पता नहीं कितने क्वेश्चन हमारे एक लेक्चर में आराम से निपट लेते हैं। पढ़ने का तरीका वही है, चाहे आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ो, चाहे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ो। पढ़ने का तरीका ये है कि आपको सिस्टमेटिकली एक बार उठा के पढ़ना पड़ेगा, और एक कंपेरेटिवली कम टाइम लेता है। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, यूपीएससी कर रहे हैं तो चलो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें समझ में आने लग जाती है। उनको लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन करके उन्हें याद करके हमें आ जाएगा। नहीं आएगा। क्या कर रहे हो आप एमसीक्यू क्वेश्चन याद करके? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू में आप करोगे क्या? आप याद कर रहे हो, थोड़ी देर भूल जाओगे, और याद करोगे भूल जाओगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक तरह की विशियस साइकिल है, कुचक्र है, दुष्चक्र है, चलता रहेगा। जरूरी है कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि एग्जामिनेशन में कई बार अगर हमें फैक्ट याद भी ना हो तो हम आइडिया लगा लें कि क्या कहना चाह रहा होगा, उस समय की परिस्थितियां क्या कहती है आपको पता होंगी, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। उसको हम एक जेंटल कहते हैं कि एक आपने एक जेंटल गेस वहां पर किया। ये बातें होती है। अभी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। लास्ट टाइम मैंने अभी तक जो 3 लेक्चर हुए, पहले लेक्चर मैंने गुलाम वंश को, जो स्लेव डायनेस्टी होती है, उसे स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर टाइम बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, फिर रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर निज़ामुद्दीन महमूद आता है, नसरुद्दीन महमूद आता है, फिर नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आता है जो कि शक्तिशाली के रूप में निकल के आता है 1265 से 86 तक। फिर बलबन के बाद उसके उत्तराधिकारी रहते हैं जिसमें कैकुबाद, कैयूमर्स, और फिर उसके बाद शासन समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया कैसे कर कर जलालुद्दीन खिलजी, जो कि एक सामान्य सा तुर्क था जिसका नाम मलिक फिरोज था, कई क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि मलिक फिरोज उसका वास्तविक नाम था, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। वो हत्या कर देता है कैयूमर्स की, पहले कैकुबाद की, फिर कैयूमर्स को भी हटा देता है अपने रास्ते से, और गद्दी पर शासन करने लग जाता है। 70 वर्ष की उसकी उम्र हो चुकी थी। 1290 ईस्वी में उसने शासन करना चालू किया। 6 वर्ष तक ये शासन कर पाया, क्योंकि इस बीच में मैंने आपको बताया था 96 में उसके ही दामाद या फिर उसके ही भतीजे, जिसको अपने बेटे की तरह मानता था, वो उसकी हत्या कर देता है 1296 में कड़ा बुलाकर। कड़ा में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, मैं बता चुका हूँ सारी बातें, इसलिए सिर्फ हवा में बोल रहा हूँ। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के सूबेदार के तौर पर कड़ा, मणिकपुर का जो क्षेत्र है जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उस इलाके में सूबेदारी करता था। तो वो चाचा को बुलाता है और धोखे से चाचा की हत्या करवा देता है। गले मिलते समय अपने 2 सैनिकों के साथ मिलकर हत्या कर देता है। उसके बाद गद्दी पर खुद बैठ जाता है। कड़ा से ही बलबन का बनाया हुआ एक महल वहां पर था, उससे ही घोषणा करता है कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ। उसके बाद कुछ टाइम लगाता है दिल्ली आने में, डायरेक्ट दिल्ली नहीं आता, क्योंकि उसको खतरा था कि जलालुद्दीन के जो बाकी रिश्तेदार हैं वो मुझे मार ना दे। तो ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे आके बैठ रहा है उसके सामने क्या क्या समस्या है। क्विकली रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो आज पढ़ाना है वो लिखूंगा, जो पढ़ा चुका हूँ वो लिख नहीं रहा मैं। समझ रहे होंगे आप? ठीक है। तो होता क्या था डियर स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले उसके पास आंतरिक और बाह्य संकट है। आंतरिक संकट ये है कि जलालुद्दीन के खुद के रिश्तेदार जो सोच रहे थे कि जलालुद्दीन के बाद हम सुल्तान बनेंगे, वो अब चिढ़ने लगे अलाउद्दीन खिलजी से, और वो साजिश है रचना अलाउद्दीन खिलजी के साथ कि इसको हटवाना है। एक तो ये आंतरिक खतरे। बाह्य खतरों में बगल में पड़ोस में राजपूताना के जो क्षेत्र है, रणथंभौर के, चित्तौड़ के जो इलाके हैं, ये लोग शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी शायद ये अपने पूर्वजों की जो जमीन है दिल्ली, उसे इनसे छीन ले। एक खतरा ये भी है। तीसरा खतरा है पश्चिमोत्तर से आने वाले मंगोलों का, कि मंगोल भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो उनसे भी निपटना है। इसलिए एक शक्तिशाली सेना की जरूरत है अलाउद्दीन खिलजी को, ये काम है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी के सामने कितने संकट है। इन संकटों से निपटने के लिए कुछ काम करेगा। ना केवल इतने संकट, बल्कि दूसरे संकट भी हैं। जो अमीर लोग हैं, अमीर आज जानते हैं कि जो अमीर 40 टाइप के जो लोग थे, भले ही उसको बलबन ने समाप्त कर था, लेकिन उस तरह के जो अमीर हैं, उलेमा जो हैं, धर्मगुरु जो हैं, ये लोग भी इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। इसने कुछ काम किए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इसने सबसे पहले चीजें बोली। इसने बोला कि जो मैंने ना फ्री में अभी तक जो जमीनें दी गई थी, वक्फ कहते थे उसे, वक्फ बोर्ड आप जानते होंगे आज की डेट में बना रहता है। वो वक्फ में यानी पुण्यार्थ जो जमीनें दी गई थी, यानी फ्री में जो जमीनें दी गई थी,
इसने कहा भैया टैक्स पेमेंट करने लग जाओ, फ्री कुछ नहीं रह रहा। एक तो इसने वो फ्री की ज़मीनें वापस ले ली अपने उससे, जो पुण्यार्थ ज़मीनें दी गई थी इसके पहले के शासकों द्वारा। दूसरा इसने क्या किया, इसने बोला जो ये अमीर लोग हैं ना, ये लोग आपस में शादी विवाह अगर करना चाहते हैं तो पहले परमिशन सुल्तान की लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि शादी करके अपने आप में संगठित होते थे। आपको याद होगा बलबन ने कैसे अपनी शादी करवाई थी, अपनी बेटी की शादी करवाई थी, किसके साथ? महमूद के साथ, सुल्तान के साथ। कुल मिला के वैवाहिक संबंधों से अपने आप को मजबूत करते हैं और बाद में हो सकता है बगावत कर दें सुल्तान के खिलाफ। तो इसलिए अमीर शक्तिशाली ना हो जाए कहीं सुल्तान से ज़्यादा, इसलिए इसने अमीरों की शादी विवाह पर रोक लगा दी। बोला बहुत ज़रूरी है, अगर बिल्कुल मान ही नहीं रहे आपके लड़के लड़की तो फिर आप सुल्तान से परमिशन लेना, फिर मैं देखता हूँ मामला क्या है, उसके बाद परमिशन दूंगा। इसने बोला शादी वो शराब वगैरह जो है प्रतिबंधित है, शराब वगैरह कुछ नहीं पियोगे। शराब पीने के बहाने आप मिलते हो वहाँ पे कैसीनो वगैरह में आप मिलते हो और उसके बाद आप लोग षड्यंत्र वगैरह रचते हो मेरे खिलाफ, इसलिए नहीं, इसलिए ये जुआ खेलना ये सब बंद कर दिया उसने। ठीक है, ये तो उसके कुछ हल्के फुल्के काम है जो मैंने आपको ही बताया। इसके जो महत्वपूर्ण कामों में आएंगे अलाउद्दीन खिलजी के, हम बाद में डिस्कस करेंगे। हल्का सा बता रहा हूँ, एक बाजार नियंत्रण बहुत जबरदस्त इसकी टेक्निक रही थी, जिसको आज भी इससे माना जाता है कि बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। बाद में देखेंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, कि उसने मार्केट को किस तरीके से कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया। अभी दूसरा क्या है, बाजार नियंत्रण के अलावा एक जो दूसरी पद्धति है वो है राजस्व के लिए, यानी कैसे करके टैक्सेशन, कैसे उसको टैक्स अधिक से अधिक मिले और इसके लिए क्या क्या उसने काम करने चाहिए, वो सारे काम उसने किए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो बताते हैं कि बहुत कुशल इकोनॉमिस्ट था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत अच्छा अर्थशास्त्री था। ये दोनों काम हमें बताते हैं। ये ब्रीफ आइडिया था जो हमने आज तक पढ़ा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सीधे ले जाने वाला हूँ उस तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी का। वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य उपलब्धियों का हम वर्णन करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले की सारी बातें मैंने आपको बता रही कि आई होप यार आप कहानी को ना रिलेट कर रहे। मैं जानबूझकर लिख के लाता हूँ, ये क्यों लिख के लाता हूँ पहले से, ताकि ये जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ आप कंफ्यूज ना हो कि इतना कुछ याद करना है। आपको जो स्लाइड में लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ और वही आपको याद करना होता है। बाद में आपको अलग से एफर्ट लगा के याद नहीं करना, मैं जहां जहां पे ट्रिक्स की जरूरत है दे देता हूं हल्की फुल्की, जिससे मुझे याद हुआ और आपको भी तुरंत याद हो जाएगा। मेन है कि डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। अब यार ये मूवी तो है नहीं ना, ज़्यादा इंटरटेनमेंट तो मैं कर नहीं सकता आपका हद से ज़्यादा। एक हद तक थोड़ा बहुत इंटरटेन कर सकता हूँ आपको कि आप थोड़ा सा स्टिक रहें, लेकिन एक लिमिट होती है हमारी भी, मतलब एजुकेटर की एक मर्यादाएं हैं कि हमें उसी के अंदर रह के आपको बताना है। एंटरटेन होना होगा तो आपको इसी से होना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ सैन्य उपलब्धियों का वर्णन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से पढ़ो, जो भी एक बार बुक है ना, मेरे पढ़ाने के बाद अपनी बुक एक बार पढ़ लेना, आप बोलोगे मजा आ गया यार, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ, सारे पॉइंट डिस्कस किए। देखो अभी इधर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सम्राट निकल के निकलेगा, सम्राट नहीं बोलते थे लोग, सुल्तान बोलते थे। एक ऐसा सुल्तान बन के उभरेगा जो कि लगभग चक्रवर्ती की तरह काम करेगा। मुझे याद है जब मैं 7th या 8th क्लास में था, मेरी मैडम जब पढ़ा रही थी हिस्ट्री, मुझे बिल्कुल याद है, मुझे और कोई शासक बिल्कुल याद नहीं, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने वो दिन आ गया जब मैं 7th 8th क्लास में था। मैं बैठा हुआ था लगभग 3री या 4थी बेंच में बैठा हुआ था, मैडम वहाँ से पढ़ा रही थी, वो हिस्ट्री पढ़ाती थी। हम बच्चों को सुनने में ये मजा आता था कि यार किसने किसको मारा, किसने कौन जीत रहा, अभी तक कौन जीत रहा, ये होता था। लेकिन जब वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा रहे थे, मुझे अभी भी याद है, रेखा मैडम थी, तो जब वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा रहे थे यार, हम दोस्त बोल रहे भाई ये हार क्यों नहीं रहा, सबके सब अभी ये इससे जीता, इसके बाद ये यहाँ चले गया। मुझे याद नहीं कि कहाँ कहाँ गया वो, अब तो मुझे पता है कि हाँ उन जगहों के नाम कहते हैं अभी, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस दिन हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया और हमें लास्ट तक दिखा नहीं कि हारा किसी से अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर मैं तब से अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा मानता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यार हाँ यार शक्तिशाली था अलाउद्दीन खिलजी की। एक तरह से इमेज कुछ ज़्यादा ही, थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह में वैसी टाइप की बना दी। ये भी अन्य सुल्तानों की तरह ही था, सुल्तान सबके सब ये दूध का धुला, इनमें कोई भी नहीं था। भले मैं जब हम कहते हैं कि वो अच्छा था तो हम उसके शासक होने के, उसके मनुष्य होने के नाते नहीं कहते कि वो अच्छा इंसान था, इंसान होने के नाते नहीं कह रहे, वो एक अलग बात है। उसकी राजनीति के आधार पर या उसके जो किए गए क्रियाकलाप थे उसके संबंध में, अपनी प्रजा के संबंध में या शासन चलाने के संबंध में सुल्तान की हैसियत से वो अच्छा था कि नहीं था, वो मैं बोल रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेरी दृष्टि में सुल्तान की हैसियत से ये अच्छा था। अब वो पता चलेगा आपको क्यों। ठीक है, अब देखो क्या है कि मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं भारत का बहुत अच्छा मानचित्र नहीं बना पाया, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन मैं एक समझाने के लिए सिर्फ इसको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नीचे का इलाका दक्षिण का इलाका है, नीचे का इलाका दक्षिण का इलाका है। ठीक है, ऊपर का इलाका उत्तर का इलाका होता है, जो विंध्यन की श्रेणी आपकी जाती है उसके ऊपर के इलाके को उत्तर का माना जाता है। नीचे का दक्कन का पठार का जो इलाका है उसे प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसने यहाँ पर बिल्कुल शासन किया, प्रॉपर शासन किया उत्तर के इलाकों में जो इसने जीते। कौन से जीते वो हम डिस्कस करेंगे।
दक्षिण के जो कुछ इलाके थे इसने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन किया, यानी ये यहाँ का राजा सुल्तान बन के नहीं बैठा रहा, सुल्तान इसने वहीं के लोगों को बना दिया, वहीं का राजा, लोकल लोगों को यहाँ से, लेकिन आय इसके पास आती रहे ये व्यवस्था इसने कर दी। यानी कुल मिलाकर धन के लिए इसने इसका इस्तेमाल किया, दक्षिण के इलाके का प्रत्यक्ष शासन कभी नहीं किया। ऊपर इसने प्रॉपर प्रत्यक्ष शासन किया, यानी इसका लॉ एंड ऑर्डर चलता था यहाँ पर, ये बात है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इसने किस किस इलाकों में कैसे कैसे कवर किया। कुछ इलाके जैसे गुजरात का जो इलाका है, इस गुजरात के इलाके पर इसने सबसे पहले अटैक किए, हम पढ़ेंगे अभी कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद इसने सेकंड नंबर पर राजस्थान के कई इलाकों को, लगभग 4-5 इलाकों पे लगातार इसने अटैक किया और शक्तिशाली राज्यों को उसने जीता, दूसरे नंबर के अटैक है। उसके बाद ये दक्षिण की तरफ अटैक करता है और उसके बाद दक्षिण में इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के दोनों इलाकों पे वन बाय वन अटैक करता है। अब हम बार बार अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्या क्या है, तो तीसरा चौथा इसे लगभग मान लो इन इलाकों पे इसने जीता। शुरुआत में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या क्या हुआ, देखिए प्लीज ध्यान से समझना, जितनी क्रोनोलॉजी बनाते हुए जितनी सेटिंग्स के साथ चीज़ों को पढ़ोगे उतना मजा आएगा। सिर्फ ये नहीं कि हमें शब्दों के साथ खेलना है, मैं बचपन से ही मेरा मानना है, जब से मतलब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, बचपन नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ना मज़ा तब नहीं आता था जब कोई बताता था ना वो शब्दों के साथ कुछ ज़्यादा ही खेल लेते थे। मैं चाहता नहीं हूँ वैसे ऐसा हो, लेकिन एक कुछ वो होती है ना, एक होता ही है कि शब्द तो बोलने ही पड़ेंगे यार मुझे, लेकिन आपको उसमें से क्रक्स ढूंढना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेन बातें आपसे डिस्कस करूं, और तभी मैंने लिख रखी है सारी बातें ताकि वो मेन है, क्योंकि मैं बोलता बोलता कई आगे तक चले जाता हूं कभी कभी, ठीक है, इधर उधर निकल लेता हूं बोलते बोलते। चलो अब मैं कहने जा रहा हूं आपसे कि 1290 से 96 का टाइम पीरियड आपको शायद याद होगा। ये टाइम पीरियड है जलालुद्दीन का, जिसको हम शॉर्ट में मलिक फिरोज कहते थे। इसका बचपन का नाम मलिक फिरोज था, स्टाइल मारने के लिए जलालुद्दीन खिलजी रख दिया अपना नाम। इस दौरान इसका जो भतीजा था, जिसकी हम बात करें अली गुरशब की, जिसकी हम बात करें यानी अलाउद्दीन खिलजी की, वो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो उस समय कड़ा, यहाँ पे एक जगह पड़ती है आज का आधुनिक उत्तर प्रदेश का इलाका, कड़ा मणिकपुर कहते थे, दो अलग अलग गढ़ थे, कड़ा का और मणिकपुर का, इन दोनों को मिला के एक सूबा बनता था। कड़ा और मणिकपुर का इलाका, मोटा मोटा कड़ा कह लो, आप कुछ ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आज के यूपी में पड़ते हैं। उस कड़ा के इलाके का सूबेदार बनाया था इसे, उस सूबे का सूबेदार था, कड़ा मणिकपुर का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रभावित था ये अपने भतीजे से बहुत, इसको पता था ये आगे बहुत बड़ा काम करेगा, ये नहीं पता था कि मुझे ही मार देगा, लेकिन भरोसा था इस पर, बेटे की तरह पालता था, ऐसा बोलते हैं। तो कुल मिला के उस दौरान एक बार एक गुजरात के छज्जू, मैं फिर नाम भूल गया, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, एक व्यक्ति था, उसने ना, वो राज्यपाल था यहाँ का, वो भी सूबेदार था ऐसा समझ लो, उसने एक बार विद्रोह कर दिया जलालुद्दीन खिलजी के सामने, 90-91 की बात है लगभग। तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए इसने काम किया और दबा दिया उसके विद्रोह को। तब से बड़ा प्रभावित था ये अलाउद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन अपने भतीजे से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाद में 1200 लगभग 96 के करीब दक्षिण में पहली बार अगर किसी दिल्ली सल्तनत के किसी शासक ने अटैक किया, बाद में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि जलालुद्दीन के समय की बात है। 1296 में दक्षिण में पहली बार किसी दिल्ली सल्तनत के अगर सुल्तान ने अगर अटैक किया फर्स्ट टाइम, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। खुद नहीं गया, भतीजे को भेजा, अलाउद्दीन को भेजा। अलाउद्दीन गया और उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी जो आजकल लगभग महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है, वो इलाका देवगिरी। दौलताबाद शायद आपने सुना होगा, बाद में इसका नाम दौलताबाद भी पड़ा, हम देखेंगे क्या क्या हुआ। लेकिन देवगिरी मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो लगभग ये वाला इलाका, देवगिरी का इलाका, इसे समझ सकते हो। ये एक हिंट दे रहा हूं हल्का हल्का, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते आपको कहाँ है, एक हिंट दे रहा हूं, लगभग महाराष्ट्र का इलाका आज का। तो क्या होता है कि देवगिरी पे अटैक करता है राजा रामचंद्र, यहाँ का उस समय राजा है, रामचंद्र उसका नाम है, और रामचंद्र बड़ा प्रभावित होता है देवगिरी के। प्रभावित क्या होता है, हार जाता है असल में, तो लगभग हार जाता है अलाउद्दीन से, और ये तय किया जाता है कि अब से वो यहाँ से एक प्रॉपर आय जो होगा वो अलाउद्दीन को भेजता रहेगा। किसको? अलाउद्दीन को, ठीक है। एक प्रॉपर जगह है, मैं आपको आगे नाम दूंगा, अभी मैं जान के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। एलीचपुर नाम उसका जगह का नाम है। तो उस जगह की आय मैं आपको देता रहूंगा। देवगिरी के शासक के क्षेत्र में एक जगह पड़ती थी, एलीचपुर नाम का एक जगह पड़ती थी। इसने कहा कि यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा मैं आपको कड़ा रोज रोज भिजवाता रहूंगा हर महीने, ये मेरी हुआ। और इसकी अधीनता वगैरह स्वीकार की। किसकी अधीनता? सुल्तान की अधीनता। सुल्तान यानी दिल्ली में बैठा हुआ उस समय जलालुद्दीन खिलजी की अधीनता। तो ऐसा काम चलता था हम दिनों। तो दक्षिण में पहली बार आक्रमण जब किसने किया, किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन के, अलाउद्दीन के नहीं, लेकिन अलाउद्दीन सेनापति बनकर गया था वहां पर, तो पहला सेनापति अलाउद्दीन था, नो डाउट। तो इस तरह से आपको याद होगा कुछ बातें, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रेफरेंस बताना ना आपको जरूरी था ताकि आगे की कहानी को मैं जोड़ सकूं, फिर पीछे आना सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि समय में पीछे आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समय पीछे आता ही नहीं है। अब देखो 1299 ईस्वी में क्या हुआ,
अब 96 में आप जानते हैं जलालुद्दीन की हत्या वगैरह हो चुकी है, अब गद्दी पे बैठ चुका अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन के दिमाग में आइडिया ये है कि यार चक्रवर्ती कैसे बना जाए, पैसा चाहिए बहुत सारा, पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, अटैक करने पड़ेंगे, पैसा लूटना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा। कैसे लूटे, अभी तो छोटा ही इलाका है, दिल्ली आसपास के इलाके में बेचारा राजकाज कर रहा है, अब क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। अब साम्राज्यवादी नीतियों को अगर अपनाना पड़ेगा, कहाँ गया, तो उसने सोचा कहाँ अटैक करें, उसे सबसे जो कूल जगह लगी अपने आप के काम करने के लिए, वो लगी गुजरात की। गुजरात का जो इलाका, जो ये वाला इलाका गुजरात का है, उसको गुजरात का इलाका बड़ा फेवरेबल लगा अपने आप के लिए। दिल्ली से उसने कोशिश करी कि ऐसा करते हैं गुजरात पर अटैक करते हैं, आपको दिल्ली ना दिख रहा हो तो मुझे इधर होना पड़ेगा, दिख जाएगा। ये इलाका हम जानते हैं गुजरात का, शेर, बिल्कुल शेर बना हुआ जो अपना गुजरात, तो उस इलाके में इसने अटैक करने की कोशिश करी। और अब हम देखते हैं क्या हुआ। यहाँ कहीं पर गुजरात में दक्षिण की तरफ सोमनाथ पड़ता है, जहाँ पर सोमनाथ जी का मंदिर है। आप जानते होंगे कि सोमनाथ जी के मंदिर के बारे में शायद आपने सुना होगा कि चंद्रदेव ने स्वयं इस मंदिर को बना रखा है, तभी सोम चंद्रदेव का नाम है, इसलिए इसके बारे में ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि सोमनाथ के मंदिर के बारे में। और बाकी और क्या, बाकी आपको पता होगा गजनी ने 17 बार आक्रमण किया, इतना लूटा, उसके बावजूद भी अगले 300-400-500 साल बाद ये दोबारा से इसको गठित किया गया, और अभी भी फिर भी ये धनी हो गया था। तो इसकी सबसे पहली नज़र अलाउद्दीन की सोमनाथ की जगह पे पड़ी, यानी गुजरात पे पड़ी। कुल मिला के मैं कुछ जगहों के स्पेशली नाम ले रहा हूँ। आप जानते हैं गुजरात में यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, जिसे कैम्बे कहते थे उन दिनों। आज की डेट में जो खंबात की खाड़ी है, आप जानते हैं कि एक कच्छ का रण है और दूसरा खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी का जो इलाका था, जो कैम्बे कहते थे उस दिनों, मैं आपको कुछ नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें। कैम्बे यानी कि खंबात का जो इलाका है, इस तरफ का इलाका, यानी सोमनाथ का इलाका मानो आप उसे, भड़ौच का इलाका, सालसेट का इलाका, बेसिन के इलाके, ये कुछ इलाके। यहाँ पे ऊपर की तरफ अनहिलवाड़ का एक इलाका है, आप हो सके तो याद रखें इन नाम को, अनहिलवाड़। पाटन एक जगह पड़ती है, वैसे तो रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उत्तरी गुजरात में पड़ता है पाटन, उत्तरी गुजरात में। देखो मैं आपको उलझाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें याद करी तो बता देता हूँ। पाटन मुझे इसलिए फेमस लगता है क्योंकि अकबर का नाम सुना है आपने, अकबर का एक संरक्षक था बैरम खान। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आगे के इतिहास को यहाँ ले आया वापस, अभी अकबर बहुत दूर है हमारे से, लेकिन फिर भी अकबर का नाम शायद सुना हो, शायद आपने बैरम खान का नाम शायद सुना हो। बैरम खान की हत्या पाटन में की गई थी, इसलिए मुझे पाटन थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, तो पाटन कुल मिलाकर उत्तरी गुजरात, नदन पार्ट ऑफ गुजरात में स्थित है, यानी कि राजस्थान से लगभग पास में पड़ता है, ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए अनहिलवाड़ वहाँ पे एक जगह पड़ती है जो आज भी पड़ती है। तो अनहिलवाड़ को इसने लूटा, सोमनाथ को इसने लूटा, कैम्बे को इसने लूटा, भड़ौच को इसने लूटा, यहां पर आकर लूटपाट मचाई। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या हुआ कहानी। गुजरात अभियान, नेक्स्ट पेज लेता हूं, देखेंगे प्लीज, सारी बातें लिखी हुई है, प्लीज डोंट वरी, कहानी सुन लो, एक बार सुन लो, क्योंकि यार हम प्रेस्टिजियस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना यार, हल्के फुल्के में तो जा नहीं सकते, जितना पॉसिबल डिस्कशन होगा सब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ गुजरात अभियान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में इस लेवल की मेच्योरिटी होगी कि आप समझते होंगे इन बातों को कि यार हाँ जरूरी है डिस्कशन, आप सिर्फ कहानी सुनो बस। गुजरात अभियान में क्या हुआ, गुजरात अभियान की जो घटनाएं हुई हैं वो 1299 ईस्वी में स्टार्ट हुई। ये पहला आक्रमण है किसका, अपना तो क्या मतलब जो भी है यार, अलाउद्दीन खिलजी का, अभी अपना ही है, अभी अगले अपना ही है। गुजरात अभियान 1299, असल में तुर्की है ना, हिंदुस्तानी लोग नहीं, इसलिए अपना नहीं कहा जाता इन्हें, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में ये लोग भारत में बस गए तो फिर हमने कहा चलो यार आ जाओ। गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में हुआ था। अब सबसे पहले इसके कारणों की हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं कि गुजरात में अटैक करने के पीछे कारण क्या था। सबसे पहला, गुजरात में उन दिनों उपजाऊ क्षेत्र, खेती के लिए उपजाऊ क्षेत्र और काफी धनी क्षेत्र ये था। धनी क्यों हुआ होगा ये, धनी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ अच्छी मात्रा में व्यापार चलता था, और व्यापार चलता इसलिए था क्योंकि इसमें अच्छे खासे बंदरगाह थे, समुद्र से इसकी स्थिति, सटा हुआ इलाका है, आप जानते हैं गुजरात समुद्र से सटा हुआ इलाका है, कोस्टल एरिया है, जिसके कारण इसके पश्चिम के साथ अच्छे व्यापार होते थे। और आप जानते हो कि अगर यहाँ पर गुजरात की स्थिति है तो उस समय यहाँ की तरफ जो मध्य एशिया का इलाका हो या फिर जो पश्चिम का इलाका हो, अरब का इलाका हो, अरब प्रायद्वीप का इलाका हो, उसके लिए व्यापार की दृष्टि से बड़ा अच्छा क्षेत्र था। घोड़ों के बारे में आपने सुना होगा, अरबी घोड़े, बड़े जबरदस्त घोड़े होते थे अरबी, बहुत जबरदस्त, मतलब युद्ध में इनका बड़ा खतरनाक प्रयोग माना जाता था। इसलिए उन घोड़ों का आयात अगर करना है भारत में, क्योंकि उस क्वालिटी के घोड़े मिल नहीं पाते थे, अगर आपको युद्ध वगैरह जीतने हैं तो आपको तेज फुर्तीले घोड़े चाहिए, और तेज फुर्तीले घोड़े अरब से मिलेंगे, और अरब से अगर आपको उनको लाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, जमीन का और समुद्र का। जमीन के रास्ते लाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पश्चिम उत्तर में मंगोल आ चुके हैं, सिंध तक लगभग मंगोल पहुंच चुके हैं और वो आपको आने नहीं देंगे, इसलिए इलाका बचता है समुद्र का, समुद्र खुला है सबके लिए, समुद्र के रास्ते लाओ, और समुद्र के रास्ते लाओगे फिर भी आना तो जमीन पे पड़ेगा, और जमीन पे गुजरात बैठा हुआ, और गुजरात में अभी कोई और राजा राज कर रहे हैं, बघेल राजपूत यहाँ पर राज कर रहे हैं। बघेल राजपूतों का एक टाइप है, बघेल खंड आपने शायद नाम सुना होगा इन्हीं के आधार पर, तो बघेल राजपूत जो है वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं,
और दिल्ली पे बैठा हुआ यहाँ पे अलाउद्दीन। अब उसको पता है कि अगर मुझे इतने फायदे चाहिए, क्योंकि हस्तशिल्प उद्योग जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो होता है उसका भी बड़ी मात्रा में, क्योंकि उन दिनों मशीनें वगैरह तो थी नहीं, अब कुछ कपड़ा बनाना है, उस पर नक्काशी करनी है, कलाकारी करनी है, वो सारे के सारे काम हस्तशिल्प के जो काम थे वो कहाँ होते थे, गुजरात में। आज भी कच्छ जो जगह है वहाँ पे कच्छी हैंडीक्राफ्ट बड़ा फेमस है इसी कारण से। तो कहने का मतलब अपने हस्तशिल्प के लिए बड़ा फेमस था। अगर हस्तशिल्प होगा तो लोग लेंगे, पैसा आएगा, तो कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में यहाँ पर पैसा था, पैसा ही पैसा था, ये कहना मुझे चाहिए। ठीक है, आज भी बड़ी मात्रा में जो जीडीपी आता है गुजरात से ही भारत का आता है, उस समय भी आता था, उस समय तो उसकी और ही स्थिति थी, क्योंकि यातायात के साधनों का सबसे मुख्य केंद्र वही रह रहा था ना यार, कोस्टल एरिया के कारण। ये कारण थे गुजरात पे अटैक करने के। उसको चाहिए था कि अगर मुझे अच्छी क्वालिटी के घोड़े चाहिए, हस्तशिल्प उद्योग पे मुझे अपना नियंत्रण चाहिए, व्यापार पे अपना नियंत्रण चाहिए, उपजाऊ भूमि होगी तो वहाँ पर राजस्व मुझे अच्छा मिल पाएगा, ये सब कुछ चाहिए, तो मुझे अटैक करना बनता है। तो ये सोच के दिल्ली से उसने रुख किया यहाँ का 1299 ईस्वी में। किसने? मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी ने। 1299 ईस्वी में ये चले गया। ठीक है, आपको क्या लग रहा खुद या नहीं गया? खुद इसने भेजा अपने दो बंदों को। एक का नाम इसने रखा, इसने नहीं रखा, उसके घर वाले ने रखा होगा। एक का नाम है उलूग खान, एक का नाम है नुसरत खान। अब ऐसे आप बोलोगे याद कैसे हुआ? मैंने तो अजीब अजीब तरीकों से याद किया रहता है वैसे, लेकिन नुसरत में ना, नुसरत खान में NU आ रहा है, तो N फॉर नुसरत, U फॉर उलूग हो गया, मेरा ऐसे याद हो गया था। बाकी आप देख लेना अपने स्टाइल में, अदरवाइज धीरे धीरे जब रिवीजन करते हो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होती है। हार्डवर्क का थोड़ा बहुत हार्डवर्क का सब्सटीट्यूशन कुछ नहीं है, वो करना ही पड़ता है अपने आप को। ठीक है, उल्लूग खान और नुसरत खान, इन दोनों को उसने भेजा, बोला जाओ और लूट के आओ। ये दोनों गए, और जब तक ये गए वहां का राजा इनसे लड़ता उससे पहले वो भाग गया। कौन? राजा कर्णदेव। राजा कर्णदेव इसका नाम था। कोई कोई इसे राजा राय कर्ण भी कहता है, आपको बुक में अलग अलग नाम इसके दिख सकते हैं। तो कर्ण और कर्ण, एक राय कर्ण देव होगा शायद इसका नाम, तो शॉर्ट में कर्णदेव कहते होंगे, कर्णदेव को कई कई लोग कर्णदेव कह देते हैं। तो कुल मिला के ये बंदा एक ही है। तो राय कर्ण देव रहता है, फटाफट से निकल लेता है, बोलता है भागो भागो भाई भागो, यहाँ से भाग जाता है और नीचे की तरफ भाग जाता है। यहाँ कहीं पे देवगिरी मौजूद है, मैंने आपको बताया देवगिरी का इलाका। देवगिरी का इलाका जो आज के आधुनिक महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है। देवगिरी में राजा रामचंद्र, याद होगा देवगिरी के बारे में मैंने डिस्कशन पहले भी किया था कहीं पे, ये बोला था ना देवगिरी के बारे में कि पहला अटैक जो हुआ था वो सब बातें। देवगिरी में भाग जाता है और देवगिरी में शरण ले लेता है। देवगिरी का राजा भी इसका ठीक ठाक दोस्त ही था, वो उसको एक जगह यहाँ पर गिफ्ट करता है, बोलता है तुम इसमें रह लो। बगलाना नाम का एक क्षेत्र रहता है, बोलता है तुम इसमें रह लो आराम से यार, भाई हो अपने। तो कुल मिला के यहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत भाईबंदी हमें देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये होता है कि कर्णदेव यहाँ से भाग लिया। किसको लेके भागा? अपनी बेटी को लेके भाग गया। मैं इतिहास बता रहा हूँ तो कुछ बता दूं ना आपको, फैक्चुअल बातें। अपनी बेटी को लेके भाग गया। देवल देवी नाम था उसका, मत रखो याद, आप ऐसी चीजें याद मत रखो उसकी। और कर्णदेव की जो वाइफ थी ना, इस वाइफ को वो ले गए, कमला देवी नाम था। कमला देवी को वो ले गए और वापस उन्होंने वहां पर ले जाकर दिल्ली में ले गए उसे, कमला देवी को। और कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। कमला देवी के साथ अपनी वाइफ बना दिया, कमला देवी के साथ शादी कर ली। अब ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, आप बोलोगे ये क्यों बताने में लगे पड़े हुए, आगे युद्ध का कारण बनेगा ये। अभी कमला देवी को ले गया, लेकिन ध्यान रखना कमला देवी की जो बेटी है, यानी कमला देवी और रायकरण यानी कर्णदेव की जो बेटी है, कर्णदेव और कमला देवी की जो बेटी है देवल देवी, वो कर्णदेव के साथ जा चुकी है, अपने पापा के साथ गई है देवगिरी, ध्यान रखना। और वाइफ जा चुकी है वहां पे अलाउद्दीन की, ये बात हो गई। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हुआ। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने, मैंने आपको बताया कि इन्होंने, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैम्बे का इलाका, जो कैम्बे कौन सा इलाका हो गया? खंबात का इलाका, जो आज का खंबात है। उसके बाद अनहिलवाड़ का इलाका, जो शुरुआत में उनको ऊपर पे मिल गया होगा, जो कि उत्तरी गुजरात की तरफ है, अनहिलवाड़ का इलाका। उसके बाद सोमनाथ का इलाका, और ऐसे ही जो भी जगह यहाँ पर रास्ते में पड़ती रही, सबको लूटा उसने, दबा के लूटा बहुत। अब राजा ही भाग गए यहाँ से, अब लूटो जितना लूट सकते हो, अच्छे से लूटा। और यही कैम्बे में से इन लोगों को एक व्यक्ति मिला, और इसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, कई बार इतिहास में कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर था, लेकिन जो भी था, लेकिन ये आगे के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई अलाउद्दीन की दक्षिण विजय में। अलाउद्दीन, अभी मैंने बताया, दक्षिण के इलाकों को भी जीतने जाएगा, अभी तो उसने पहला ही इलाका जीता। तो उस समय मलिक काफूर उसकी बड़ी मदद करेगा, यानी मलिक काफूर सेनापति बन के जाएगा नीचे और बड़ा आतंक मचा देगा। थोड़ी बहुत पद्मावत तो आपने भी देखी है। ठीक है, तो मलिक काफूर आप समझ में आ गया, ये है मलिक काफूर। ये बड़ा अजीब सा इंसान है, बाद में हम देखेंगे क्यों अजीब है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मलिक काफूर के बारे में आपको समझ में आ गया। ये कहाँ से मिला? कैम्बे से मिला, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया मैंने आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब अगर हल्के फुल्के भी बन सकते हैं। मलिक काफूर कौन सी विजय में मिला? गुजरात विजय के दौरान मिला था। मलिक काफूर मिला था कैम्बे से मिला था। कहाँ से मिला था? कब मिला था? 1299 में मिला था। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा आप एक एक पॉइंट याद करो, जब आप कहानी याद करोगे ऑटोमेटिकली सब याद होगा, कर्णदेव वगैरह के बारे में, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आप हवा में मत लेना बात को। क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा उसमें कि कर्णदेव की पत्नी को ये ले गया वो ले गया, ऐसा करके कुछ भी आ जाएगा।
ठीक है। उल्लू खान नुसरत खान ने प्रतिनिधित्व किया था, ये बात शायद आपको गुजरात विजय के बारे में समझ में आ गया। और उसके बाद ये खुशी खुशी बहुत सारा सामान लूट के अलाउद्दीन खिलजी के पास गए, और अलाउद्दीन खिलजी का इसमें जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ना स्वाभाविक ही था। एक बार ऐसा करो, हल्का सा पढ़ लो इस चीज़ को। मैंने कुछ भी चीज़ अगर छोड़ी हो तो मैं आपको बोल दूंगा, मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी है। बस थोड़ा सा हो सके तो ध्यान रखना, बघेल राजपूत थे उन दिनों शासन में। ये आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान के दौरान वहां पर किसका शासन था। ठीक है, अलग अलग राजपूतों के नाम दे देंगे, आप बघेल राजपूत पे क्लिक करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हो गया भैया, गुजरात का इलाका तो उन्होंने जीत लिया। ये इलाका जो गुजरात का इलाका था ये इन्होंने जीत लिया। गुजरात पे इसका अच्छी खासी मात्रा में इसका शासन हो गया गुजरात पे। अब क्या है, गुजरात के बाद यहाँ पे कहीं पे ऊपर पे राजस्थान पड़ता है, राजस्थान का इलाका। ठीक है, और फिर वहाँ कहीं पे दिल्ली पड़ता है। अब हुआ ये कि जब ये गुजरात से वापस लौट रहे थे, क्योंकि जब इन्होंने दिल्ली से गुजरात वगैरह पे अटैक किया और गुजरात से जब अभी वापस लौट रहे थे दिल्ली की तरफ जब आ रहे थे, तो इसमें से कुछ सैनिक, गुजरात में से कुछ सैनिक जो लूट का माल लेके वो दिल्ली पहुंच रहे थे, उसमें से कुछ सैनिक लूट का माल लेके राजस्थान की सीमा के अंदर घुस गए, राजस्थान पे भाग गए। ये कुछ सैनिक अरे गहरे सैनिक नहीं थे, ये नव मंगोल थे। नव मंगोल यानी नए नए मंगोल जो थे। अब आप बोलोगे ये क्या है, आपको याद होगा मैंने जब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी के दौरान उसने मंगोलों के साथ संधि वगैरह की थी, मंगोल राजत्व को अपनाया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूँ, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, एक एक पॉइंट लिंक हो रहे होंगे। ऐसे लिंक करोगे तो आपको खास याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन मंगोलों में जब उसने मंगोलपुरी बस्ती बसाई थी दिल्ली के पास, वही मंगोल उसकी सेना में भर्ती थे। अरे ये मंगोलों ने बगावत कर दी, 2-3 मंगोल जो लोग थे वो पैसा लेके, पूरा लूट का पैसा लेके भाग गए, राजस्थान के अंदर घुस गए। अब वो राजस्थान के अंदर घुस गए तो गुजरात के सैनिक डायरेक्टली राजस्थान के अंदर घुस तो सकते नहीं थे, नहीं जो अलाउद्दीन के थे, वरना ऐसे युद्ध माना जाता कि सैनिक आ गए। तो अलाउद्दीन ने पहले पहले क्या किया, रिक्वेस्ट की। अलाउद्दीन ने खत भेजा राजस्थान के राजा को। अब राजस्थान अभियान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के राजा को खत भेजा। राजस्थान के राजा उस समय थे हमीर देव। हमीर देव कौन है, हमीर देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही वाले, मोहम्मद गौरी वाले। तो हमीर देव जो थे उन्हीं के वंशज हैं, यहाँ पर शासन कर रहे हैं और बड़े शक्तिशाली है। क्यों कह रहा हूँ शक्तिशाली है, क्योंकि 1290-91 के करीब करीब जलालुद्दीन खिलजी ने एक अटैक यहाँ पर कर चुका है वो राजस्थान में, खासतौर पर रणथंबोर की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान में अलग अलग जगह थी, मैं रणथंबोर की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, रणथंबोर की बात कर रहा हूँ मैं। रणथंबोर के राजा हमीर देव है और ये रणथंबोर में भागे जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर रणथंबोर पे अटैक जलालुद्दीन कर चुका है, लेकिन उसमें असफल हुआ है क्योंकि रणथंबोर के राजा बड़े शक्तिशाली हैं, उन्होंने हरा के भेज दिया। अब हुआ ये कि जब सैनिक यहाँ पर भागकर रणथंबोर के अंदर घुस गए तो अलाउद्दीन ने उनको खत भेजा, संदेश भेजा कि इन सैनिकों को वापस हमें कर दो, या इन्हें मार दो, वहीं पर मार दो, या हमें वापस कर दो। नहीं करोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो। हमीर देव ने जैसी खत पड़ा वो बिल्कुल यार हंसने लग गया, चिल्ला चिल्ला के बोला इसको पता नहीं कि इसके चाचा के साथ मैंने कैसे भगाया था इसके चाचा को। उसको अपनी शक्ति पे बहुत भरोसा था, उसने कहा ठीक है देख लेंगे, क्योंकि अगर वो वापस कर देता तो उसको अपने अपने संप्रभुता पे चोट लगी। उसको लगा नहीं यार इतने भी थोड़ा ना कायर हैं हम कि हमारे, अब वैसे भी भारत की विशेषता कुछ इस तरह की थी कि जो भी शरणार्थी आता था उसको शरण देनी होती थी चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए रणथंबोर के ये जो थे राजपूत थे, जो अपने राजस्थान के हमीर देव थे, इनको लगा कि हमारी शरण में आ गया तो बस अभी हमारी जिम्मेदारी बन गया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ना ना हम नहीं भेज रहे, ना ही हम मार रहे हैं, जो करना है कर लो बस। ठीक है, अब होगी लड़ाई फिर जो करना है कर लो वाली बात आ गई। तो 1300 से लेके 1301 का टाइम पीरियड चल रहा है। अब इस बीच में क्या होता है, फिर से भेजता है नुसरत खां को, बोलता है नुसरत खां को ऐसा करो इसको भी सबक सिखा के आओ। अलाउद्दीन बोलता है, नुसरत खां जाता है लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, मार देते हैं इसे रणथंबोर में। झटका, बहुत बड़ा झटका अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन उसके बाद बोलता है अच्छा जी, अलाउद्दीन खुद आ जाता है। अब अलाउद्दीन खुद ही प्रवेश कर लेता है, अलाउद्दीन का प्रवेश हो जाता है यहाँ पे। अलाउद्दीन आ जाता है और उसके दुर्ग के बाहर घेरा डाल देता है, यानी कि जो रणथंबोर है उसके चारों तरफ अपना घेरा बना देता है, अपने सैनिकों को खड़ा कर देता है। बोलता है ठीक है, इनकी रसद जो आती है, जो सामान आता है, व्यापार करते हैं, दाल चावल अनाज वगैरह आता है, वो सब आएगा तो यहीं से ना अंदर, बाहर में हम लग जाएंगे, अब देखते हैं कैसे आता है। ताकि ये लोग एक तरह से उनको नज़रबंद कर लेते हैं, ताकि धीरे धीरे करके 1 महीने 2 महीने टिकेंगे, कितना टिकेंगे देखना है, कब तक ये बिना खाने पानी के रह पाते हैं। ये सोचा अलाउद्दीन ने और टिक गया बाहर पे घेरा डाल के। उन्होंने भी सोचा यार कितना टिकेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में इसको भी तो ज़रूरत पड़ेगी, ये भी जाएगा तो हम वो कर लेंगे। और एक दिक्कत की बात ये हुई कि दिल्ली पे अटैक हो गया मंगोलों का। मंगोल्स जो थे वो दिल्ली की तरफ पहुंचने लग गए। तारगी नाम का एक मंगोल था, वो दिल्ली की तरफ आने लग गया। अब दिल्ली तो किसका था, अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन को टेंशन होनी थी, लेकिन अलाउद्दीन ने बोला ना 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 ना, दिल्ली जाए भले ही हाथ से, लेकिन अब ये नहीं जाना चाहिए हाथ से। यहाँ पे स्वाभिमान का प्रश्न चिन्ह हो गया खड़ा। उसने बोला नहीं, मैं घेरा नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं जाने का यहाँ से।
फिर जैसे तैसे करके वहाँ का तारगी का इलाका हो गया और इसने घेरा डालने का। अंत में रतिमल नाम का एक व्यक्ति और इसके साथ एक और है, अभी हम देख लेंगे उसका नाम क्या है। ये दो जो रहते हैं ये गद्दार रहते हैं राजपूतों के, और ये लोग कुछ गद्दारी वगैरह करते हैं और गद्दारी करने के कारण तुर्क जो रहते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं महल के अंदर, और महल के अंदर जब वो प्रवेश कर जाते हैं सीधे सीधे वो राजा हमीर देव की हत्या कर देते हैं। राजा हमीर देव की हत्या कर देते हैं, हमीर देव की हत्या कर देते हैं, और हमीर देव की जो पत्नी रहती है हत्या कर देते हैं। हमीर देव की जो पत्नी रहती है संग देवी उनका नाम रहता है, संग देवी जौहर कर देती है, जौहर कर देती है। जौहर शायद आप समझते होंगे, जौहर का मतलब था अग्नि में प्रवेश, सीधा अग्नि में प्रवेश, मतलब अग्नि में प्रवेश, जब उनके पति नहीं रहे तो अग्नि में प्रवेश कर देते थे, तो जौहर कर देती। फारसी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम जो मैंने बताया क्योंकि फारसी में जो भी हमें साहित्य देखने को मिलता है उस जमाने में जो लिखे गए हैं, बर्नी के द्वारा जो लिखा गया है, ख्वाजानुल फुतूह लिखा गया है, या फिर फिरोज शाही जो लिखा गया है, ये जो लिखे गए हैं अलग अलग, शाह ए जहांदारी, ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं बर्नी के द्वारा और अलग अलग लोगों के द्वारा। शाह ए जहांदारी लिखी गई है, ख्वाजानुल फुतूह लिखी गई है, इनमें जिक्र मिला है। पहली बार अगर फारसी भाषा में अगर जिक्र मिला है जौहर का, पहला फारसी में जौहर का जो जिक्र मिला है वो इसी में मिला है। ये क्वेश्चन बन जाता है ऑटोमेटिकली कि फारसी साहित्य में पहली बार जौहर का जिक्र कौन से युद्ध के संबंध में मिला, कौन से मिला, राजस्थान के रणथंभौर के हमीर देव की पत्नी कौन, संग देवी के संबंध में मिला। तो अब इस तरीके से राजस्थान के रणथंभौर पर भी इनका आधिपत्य हो चुका है। इस दौरान इस पूरी घटना का जो विवरण हमें मिलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, अमीर खुसरो का शायद आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो दरबारी थे, तो ये अमीर खुसरो इसके साथ गया था युद्ध में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था ये, यानी अलाउद्दीन खिलजी से लेकर गया था अपने साथ, और इसने वहाँ की पूरी घटनाओं का विवरण दिया, उसी के आधार पर हमें सारी बातें बोल पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने राजस्थान पर अटैक किया। तो राजस्थान पे जो अटैक हुए मैंने आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। रणथंभौर पे पहला अटैक हुआ है, उसके बाद दूसरा चित्तौड़ पे, तीसरा मालवा पे, चौथा सिवाना पे, पांचवा जलौर पे। अब छोटे छोटे हैं, चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमारा 5-10 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद हम चल रहे हैं। ठीक है, आप भी कितना सुनोगे यार, आप कितना सुनोगे मुझे, है ना, आप भी बोलोगे जल्दी जाओ यार। देखो, तो राजस्थान का रणथंभौर हो गया। दूसरे नंबर पे आता है चित्तौड़। आप शायद समझ चुके होंगे, अभी मैं दिखा दूंगा स्लाइड में जो लिखा हुआ आप उसे पढ़ना, मैं तो सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, आज का आज रिवाइज कर लोगे तो सब याद रहेगा, बार बार पढ़ने की टेंशन नहीं रहेगी। चित्तौड़ के बारे में आपने शायद सुना होगा, राजा पद्मिनी के बारे में। अब पद्मिनी के बारे में जो जिक्र किया गया, अब देखो कारण क्या हो सकता है चित्तौड़ पे अटैक करने का, आपको शायद कारण समझ में आते रह रहे होंगे सबके, आपको गुजरात का कारण समझ में आया, रणथंभौर का कारण समझ में आया, अब चित्तौड़ का कारण क्या रहा होगा। चित्तौड़ में यहाँ पे जो राजा अभी हैं उनका नाम है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह आपको याद होगा, राणा रतन सिंह, शाहिद कपूर तो नहीं बोल दोगे कहीं एग्जाम में। राणा रतन सिंह चित्तौड़ के अभी शासक है, ये राजा है, वहाँ पे राजपूत है। अब इसका जो कारण है, सबसे पहला कारण तो सामरिक कारण है इसका, सामरिक नहीं स्ट्रेटेजिक रीजन है इसका। सामरिक कारण, स्ट्रेटेजिक रीजन इसलिए है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि मुझे पैसा चाहिए और पैसे के लिए मुझे नीचे भी जाना है, अभी दक्षिण में, और दक्षिण में जाना है, और चित्तौड़ यहीं कहीं पड़ता है, और चित्तौड़ एक तरह का प्रवेश द्वार है उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का। और चित्तौड़ी अगर आपके कब्जे में नहीं होगा तो चित्तौड़ी अगर बैरियर बन के आगे खड़ा हो जाएगा तो कैसे दक्षिण में प्रवेश करोगे, इसलिए जरूरी है कि चित्तौड़ को हराना है, ये प्रमुख कारण है। वो जो आपने पद्मावती वाली कहानी सुनी होगी शायद, पद्मिनी वाली, रानी पद्मिनी वाली, वो कहानी झूठी है, झूठी ही है वो कहानी, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी की किताब में उसका सिर्फ जिक्र है, मलिक मोहम्मद जायसी की, और वो भी बड़ा चढ़ा करके बात को सिर्फ कहने वाले तरीके से कहानी के तौर पे उन्होंने उसको जोड़ दिया। और ये कहानी भी जो प्रकाश में आई, ये भी इसके 100 साल बाद दिखती है हमें, 100 साल बाद, इस घटना के होने के 100 साल बाद हमें पता चला ऐसा भी है पद्मिनी वाला केस, तो फिर ये अप्रामाणिक कहानी है। और वैसे भी अगर आप सोचें कि इसमें बोलता क्या है, इसमें वो बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि अपनी पत्नी मुझे देख रही है, वो रानी पद्मावती, वो कहते हैं नहीं देख सकते, तो कहता है कोई बात नहीं, मिरर में देख सकते हो, शीशे में दिखा देते हैं। क्या आपको लगता है इतने गर्वीले राणा के लिए, जो राणा ऐसे ऐसे उस समय थे, इतने स्वाभिमानी राणा थे, वो शीशा लेके आएंगे और अलाउद्दीन खिलजी के सामने रखेंगे, बोलेंगे देख लो, अलाउद्दीन खिलजी के घर में आकर इतने में गर्दन ना उड़ा दें वो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि घटनाएं झूठी हैं जो कही गई है। इसलिए इसका एक ही कारण है, सामरिक कारण, सामरिक महत्व इसका कारण है। रानी पद्मिनी से जो जोड़ के देखा जाता है वो उसमें बड़ा चढ़ा के बोलने वाली सिर्फ बातें हैं, ठीक है। और जो राजस्थान के इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसे सिरे से नकारा है इस बात को, इसलिए मैं आपके सामने कह पा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या चित्तौड़ में 1300, अभी मैं आपको सन याद करा दूंगा कैसे याद करने, चिंता मत करो। 1303 ईस्वी की घटनाएं हैं, राणा रतन सिंह इस समय है, और इसमें कुछ खास काम कहने वाले हैं, खास इसमें मुझे लगता नहीं कुछ कहने वाला है और कुछ। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने, इसने तो ऐसी ऐसी बातें बोल ली कि वो जो पद्मिनी है वो सिंगल द्वीप की है, श्रीलंका वगैरह की,
ये 7 समुंदर पार करके राणा रतन सिंह उसे लेने गए और लेके आए, ऐसे वैसी बातें इसमें बोली गई। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो चित्तौड़ के बारे में मुझे नहीं लगता, रणमल और रतिपाल ये 2 जने थे, वो 2 गद्दार जो थे, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए, रणमल व रतिपाल, ठीक है, ये थे। और मुझे नहीं लगता मैंने इसमें से कोई पॉइंट छोड़ा है। और चित्तौड़ के बारे में अभी मैं मैप दिखाता हूँ आपको, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रखो कि बाद में उसने चित्तौड़ को जब जीत लिया था तो अपना बेटा, उसका एक बेटा था खिज्र खान था, अल्पवयस्क था, बच्चा ही टाइप का था, अल्प खान को चित्तौड़ का शासन वगैरह सौंप दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें कुछ और खास काम की बात है नहीं। अमीर खुसरो इसमें भी साथ था अलाउद्दीन खिलजी के, बस। अब इधर हल्का सा एक बार मैप देख लो ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक सी बैठ जाए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा दिल्ली का इलाका, वो इसमें मैप इसलिए बता रखा ताकि आपको एकदम मैप से समझ में आ जाए सारी बातें। सोमनाथ का इलाका दक्षिण की तरफ पड़ रहा है। 1299 मैंने बताया गुजरात में अटैक किया था, 1301 में रणथंभौर पे, 1303 में चित्तौड़ पे। अगला है मैं जो बताऊंगा आपको, मैं यहीं पे बता देता हूँ, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 1305 में मांडू के दुर्ग पे, ध्यान से देखो प्लीज मांडू को, मांडू मध्य प्रदेश की तरफ पड़ता है। मांडू का दुर्ग और मालवा, इन 2 जगहों को जीता। उसने भेजा था एक व्यक्ति को, एलन मुल्क मुल्तानी उसका नाम था, एनल मुल्क मुल्तानी उसका नाम था। मुल्क मुल्तानी याद रखो तो सही रहेगा। ऐसे भी याद रख लो कि मांडू जीता, मालवा जीता, दोनों एम है ना, मुल्तानी नहीं जीता, एम, ठीक है। तो एनल मुल्क मुल्तानी उसका पूरा नाम है, बस अगर आप याद रख सकते हो तो। और बाद में उसने मुल्क मुल्तानी को बोला कि इन दोनों पे शासन भी तुम ही करो, मुल्क मुल्तानी को। चित्तौड़ पे किसको बोल रखा? अपने बेटे खिज्र खान को बोल रखा तुम करो शासन, ठीक है। और अच्छा 5 हो गया। उसके बाद और शायद इसमें दिखाया नहीं गया होगा, 1308 और 1311 2 जगह इसमें दिखाई शायद नहीं गई है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले दिखा देता हूँ आगे में बता के, ठीक है। चित्तौड़ का मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद 2 जगह आएंगी, एक तो मैंने आपको बता दिया मालवा उसका, एक जगह आएगी सिवाना, ये भी आपकी बाड़मेर की तरफ राजस्थान में पड़ती है आज भी। और दूसरी जगह आपके पास आएगी सिवान जालौर, ये भी राजस्थान का इलाका है। आप राजस्थान के हैं तो आप जानते हैं इस बात को, राजस्थान का इलाका है, भारत के तो है ना, तो हम सब जानते हैं राजस्थान को अपने। तो इसलिए सिवाना जो है ये शीतल देव नाम के एक राजा थे, उनके अधीन था। ये लोग जाते हैं और शीतल देव की हत्या कर देते हैं। अब शीतल देव और इसमें भेजता है, अच्छा ठीक है। जालौर में भी एक कहर देव नाम का, कहर था इसके नाम का, कहर देव था वैसे पूरा नाम। कहर देव का यहाँ पे शासन था। ये राजाओं के नाम थोड़े जरूरी है आपको बताना, इसलिए बता रहा हूँ। इन दोनों ही जगह पे कमालुद्दीन नाम का बंदा रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का। ये कमाल कर जाता है और इन दोनों को हरा देता है, कहीं पे हत्या कर देता है, कुछ कर देता है। और कुल मिला के फिर अलाउद्दीन बोलता है कि तुम इन दोनों जगहों पे शासन करो। अब ये वाला जो इलाका है 1308 का है, ये वाला 1311 का है। ये बस आपको याद हो गया, बस यही इसकी राजस्थान की विजय है। अब आपको फटाफट से मैं एक बार याद करवा देता हूँ कैसे करके आपको याद करना है। आपको इतनी कहानी बार बार ढूंढना पड़नी है, एक ही बार पढ़ना है ना यार, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप। देखो रणथंभौर अभियान के बारे में मैंने क्या बताया आपको, शुरुआत से याद रखो। देखो सन कैसे याद रखने, 1299 गुजरात, इधर आओ, उसके आगे मत देखो, उसके आगे देखोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट रुक जाओ, देखो इधर फटाफट से देखना है। 1299 जब रिवीजन करना होगा ना तो 4-5 घंटे में हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री आराम से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने मेरे से पहले पढ़ा हो, तभी समझ पाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ उस समय। 1301 से लेके 1300 तक का जो इलाका है, ये वाला इलाका किसका वाला है? अपना रणथंभौर का। उसके बाद 1303, अब देखो 1 3 5 ऐसी तो होता है ऑड नंबर्स, 1 3 5, 5 के बाद क्या 7 आता है, 7 नहीं 8, 7 भी है इसमें, अभी आगे पढ़ेंगे 7 में क्या हुआ, ऐसा मत सोचना 7 नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल 1308 के बाद 11, तो 3-3 का अंतर मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 3 और फिर 3-3 का अंतर है। ये वाला गुजरात है, ये वाला आपका रणथंभौर है, ये वाला आपका चित्तौड़ है, ये वाला आपका मांडू है, ये मालवा है, और 1308 वाला आपका कौन सा है, ये जालौर है, और 1308 वाला आपका शीतल देव का सिवाना है। अब मैंने याद कैसे किया आपको हल्का सा मैं बता दूं। इसमें क्या है, गुजरात तो आपको पता ही है, मैंने आपको रोटी कपड़ा मकान लास्ट टाइम भी बताया था क्या, जब मैंने आपको बताया था कि भाई राजत्व के बारे में, चालीसा दल के बारे में और मुद्रा के बारे में, इल्तुतमिश की नीतियों के बारे में मैंने आपको याद कराया था, RCM ऐसे करके। उसके बाद ये सिवाना का इलाका है, ये जालौर का इलाका है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान और सजाओ ऐसा टाइप का मैं कहना चाह रहा था यहाँ से, स फॉर सिवाना, ज फॉर जालौर, रोटी कपड़ा मकान सब ऐसे कुछ याद याद रख लेना, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लेना तो आपको याद रह जाता है। हल्की हल्की ट्रिक्स अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में याद करो तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान बहुत जगह चलती है, इसलिए मैंने बता रखा आपको। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब मुझे लगता है कि देख लो अगर कुछ आपको लगता है इसमें देखने लायक है, और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल 9520387009 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे मुझे मैसेज करना ताकि मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूँ। वहीं पे मैं वीडियो वगैरह और जो भी ज़रूरी बातें होती है बोलता रहता हूँ, आपकी क्वेरीज जो होती है वो भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की क्लासेस में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, हिस्ट्री वगैरह चल रही है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल हमारी चल रही है ऑलरेडी। ठीक है। अब हमारा ना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये थोड़ा सा देख लेना कुछ पॉइंट पद्मनाभ, ये देख लेना बाद में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण के अभियान हुए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दक्षिण के उसके अभियान क्या है, मैं सोच रहा था सारे अभियानों को एक साथ ले, लेकिन नहीं हो पाएगा, अगला लेक्चर हम ले लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे उसने गुजरात को जीता, कैसे उसने रणथंभौर को जीता, कैसे उसने चित्तौड़ को जीता, कैसे मांडू को जीता, कैसे सिवाना को जीता, कैसे जालौर को जीता। रणथंभौर में जब वो सबसे पहले वो जब गुजरात में गया, राजा कर्णदेव वहाँ के राजा थे। रणथंभौर में गया, राजा हमीरदेव वहाँ के राजा थे। तीसरे नंबर पे मालवा और मांडू के बारे में, चित्तौड़ के बारे में राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे। मालवा और मांडू के शायद मैंने राजा का नाम आपको बताया नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। और उसके बाद सिवाने के राजा शीतल देव थे, और लास्ट में जालौर के राजा कहण देव थे। इस तरीके से लगभग उत्तर भारत और मुख्य रूप से ही पश्चिम भारत का इलाका है, वहाँ के इलाके को उसने अपने कब्जे में कर लिया था प्रत्यक्ष तौर पे। अब वो अगली विजय करेगा, अपनी अभियान चलाएगा दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत की तरफ हम देखते हैं, इसीलिए उसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, सिकंदर के समान, क्योंकि वो काफ़ी कुछ जीत दिया था इलाके। अब वो दक्षिण में अभियान चलाएगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि उसने प्रशासन में और अर्थ के क्षेत्र में, यानी कि पैसे के धन के क्षेत्र में उसने किस प्रकार के प्रयास किए अपने राज्य में। और फिर हम बाद में देखेंगे कैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है, हमारी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। फिर तुगलक पढ़ने के बाद मोटा मोटा छोटे मोटे दो बचते हैं, बहलौल लोधी वंश और एक सैयद वंश बचता है हमारा, 2 वंश। ठीक है। उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाती है, फिर हम मुगल काल में प्रवेश करते हैं। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो लेक्चर को प्लीज़ जरूर लाइक करें, और टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।